हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग खान सर की एनसीईआरटी बेस्ड जो है 6 to 12 की एनसीईआरटी सार संग्रह हम लोग देख रहे हैं। उसको आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई, आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं करता है। थोड़ा सा आप प्रोत्साहन करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर बढ़ाया जाएगा वीडियो को। तो नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक हो गया था। इसमें महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इस गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता का अधिकांश कांग्रेस नेताओं के स्वागत किया, लेकिन किन दो प्रसिद्ध नेताओं ने यह कहकर इनकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी नहीं रुकवा सके, इसलिए इनको कांग्रेस के राष्ट्रवादी और वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जाते समय उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे? कराची अधिवेशन 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। इसमें शामिल 89 सदस्यों में से 76 भारतीय थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल 76 भारतीयों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? किसी ने भी नहीं किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस की तरफ से इसमें से किसने भाग लिया? महात्मा गांधी ने। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटे। इसके बाद मजबूत होकर उन्होंने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। इसका प्रारंभ कब हुआ? 3 जनवरी 1932 में। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बम्बई तट से किस जहाज़ पर बैठकर इंग्लैंड गए थे? तो राजपूताना जहाज़ पे। मैंने तो जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे ये खान सर की जो एनसीईआरटी बेस्ड है ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें छटे हुए सारे क्वेश्चन लगते हैं कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू एवं एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें किसने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस में बहिष्कार किया। किस स्थिति का बिना किसी निर्णय में यह सम्मेलन समाप्त हो गया? तो 24 दिसंबर 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरी बार शुरू होने के बाद अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी जी एवं सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को जेलों में भर दिया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? 7 अप्रैल 1934 को। फिर है सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत तथा कुर्बानियों को पानी में फेर दिया। फलस्वरूप गांधी जी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए। 16 अगस्त 1932 को जारी सांप्रदायिक पंचाट तथा मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं एवं दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू थी। यह पंचाट किसने लागू किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे। फिर सांप्रदायिक निर्णय और विशेषकर दलित जाति के हिंदुओं को सवर्ण हिंदुओं से अलग करने के लिए
भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की विरोध में किस जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को शुरू किया? यरवदा जेल, पूना में। गांधी जी ने स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण गांधी जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालचारी आदि के प्रयत्नों से 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यह पैक्ट किसके मध्य संपन्न हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितने प्रतिशत में वृद्धि की हो गई थी? 18%। जेल में से रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग करके हरिजनोत्थान से कब जोड़ा? हरिजनोत्थान से कब जोड़ा? अक्टूबर 1934 में। सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग की स्थापना की गई। इस समय उन्होंने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो हरिजन है। हरिजन का प्रकाशन जो है छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना के समय हुआ था। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया तथा 7 नवंबर 1933 को वर्धा में अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने इसके तहत 20,000 किलोमीटर की देशव्यापी यात्रा की। यात्रा कब समाप्त हुई? तो 29 जुलाई 1934 को। हरिजन मतलब हरि मीन्स भगवान, मतलब भगवान की जन। वर्मा को भारत से पृथक करके अदन को ब्रिटिश भारत में नियंत्रण से मुक्त करके करार को मध्य प्रांत शामिल करने, 2 नए प्रांत उड़ीसा और बिहार का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 जनवरी-फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों को हराते हुए कांग्रेस में कौन से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। संयुक्त प्रांत आपका वही है, यूपी। सिंध विधानसभा चुनाव में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने सबसे ज़्यादा 22 सीटें जीतकर अल्लाह बख्श सुमरों के नेतृत्व में सरकार बनाई। सिंध में 72% मुस्लिम आबादी और 34 मुस्लिम आरक्षित सीटें होने के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो एक भी सीट नहीं मिली थी उनको। कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन द्वारा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में किया गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत में युद्ध में शामिल कर लिया और देश पे आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस ने किस तारीख को प्रांतीय सरकारों को इस्तीफा दे दिया? तो 15 नवंबर 1939 को। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर 22 दिसंबर 1939 को मुक्त दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर द्वारा। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया। 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस के बोस की दूसरी बार अध्यक्ष बने। उनकी प्रतिद्वंदी की पराजय को गांधी जी स्वयं की हार बताया। त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 के अध्यक्ष पद के चुनाव में बोस के प्रतिद्वंदी कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। ये गांधी जी के प्रतिद्वंदी थे, समझिए। तो हरिपुरा में कांग्रेस
अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू को। फिर है, सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस से त्याग पत्र देकर सुभाष चंद्र बोस द्वारा अप्रैल 1939 में किस नई पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अगस्त प्रस्ताव देख लेते हैं। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपनी रामगढ़ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। इसके जवाब में 8 अगस्त 1940 को भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। अतिशीघ्र वायसराय की सलाहकार परिषद के विस्तार के साथ कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना, अल्पसंख्यकों को विश्व में लिए गए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन में लागू नहीं किया जा सकेगा। युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत का डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद विभिन्न भारतीय दलों में प्रतिनिधियों को एक सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह प्रथम अवसर था जब भारतीयों ने संविधान निर्माण के अधिकार को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के संविधान सभा में गठन की सहमति प्रदान की गई। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन राज्य का सिद्धांत अब मृत प्राय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे की में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। गांधी जी ने कहा कि इस घोषणा में राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासकों के बीच खाई और चौड़ी कर दी गई है। फिर है, यहाँ से देखते हैं, भारत में छोटी बड़ी लगभग 852 देशी रियासतें थी जिसमें भारत में कुल जनसंख्या की 1/3 जनमत निवास करती थी। इसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो बिलवारी थी। फिर है 1941 में के आंकड़ों के अनुसार देशी रियासतों के अधीन कुल 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था जिसमें 7 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 5 मार्च 1940 में आयोजित कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में किसके नेतृत्व में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के। फिर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसका चयन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाद में फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।